अरे मुझे फूड सिक्योरिटी समझ नहीं आ रहा, कैसे करेंगे इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे रुको तो, अरे नहीं ना, एग्जाम है ना मेरा, कैसे होगा वो चैप्टर, बहुत प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स हमको समझ में नहीं आता। ओ क्या करें? अरे सुमित सर है ना, आइए मिलते हैं सुमित सर से। और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर। ये चैप्टर हम लोगों को आज बताएगा कि कैसे भारत को फूड सिक्योरिटी मिला। फूड सिक्योरिटी ये क्या होता है? हमने तो पर्सनल सिक्योरिटी सुना है। अच्छा, हमको लगता है झोला में खाना लेके सिक्योरिटी जो देता है उसी को बोलते हैं क्या फूड सिक्योरिटी? अरे भाई नहीं, ये नहीं है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब होता है जब आप अपने खाने के लिए सिक्योर रहते हैं, जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप कल क्या खाएंगे। जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, क्या हालात है उनके पास खाने की बहुत कमी है, उनका पास खाना बहुत महंगा है क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, वो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। अरे चलिए स्टार्ट करते हैं ना, फिर आपको बताते हैं क्या है फूड सिक्योरिटी। ध्यान से देखिए। हाँ, चैप्टर का नाम है हमारा फूड सिक्योरिटी, और किसके साथ? सुमित मिश्रा सर के साथ। आज आप करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास। हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। क्या है फूड सिक्योरिटी? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दें। हम लोग पढ़ेंगे क्या है फूड सिक्योरिटी, क्या है फूड सिक्योरिटी का जरूरत गांव में, शहरों में, और कैसे हो पाएंगे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट। और हम पढ़ेंगे आगे इस पे कि कैसे हम लोग को सब्सिडी जरूरत है, क्यों सब्सिडी दिया जाता है, कैसे लोगों को सुधारा गया, और बाकी सब चीजों के कंडीशंस के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। और भी देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए इंडिया के पास कहां ये पीडीएस सिस्टम क्या होता है, बफर स्टॉक क्या है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। और एक छोटा सा फिगर, और लास्ट में देखिए कौन है, वीडियो तक जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ये देखिए कौन है, पहचानते हैं इनको क्या? बात करेंगे लास्ट में हम लोग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग स्टार्टिंग के साथ क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ऑल पीपल एट ऑल टाइम। हर समय अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब अच्छे से धान उगा तो खूब सारा अनाज है और अगर सूखा पड़ गया तो वहां पास खाना नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी मतलब होता है जब आपके पास हमेशा खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आज सोचिए ना, हमारे झारखंड पे जहां हम रहते हैं, रांची में देखिए जितना सारा जमीन था सभी पे घर बन गया, लेकिन फिर भी क्या खाने का दिक्कत है? नहीं। चाहे बाढ़ आ जाए, बिहार में आपने देखा ना रील्स में कैसे बाढ़ आया था, आप उत्तराखंड में देखिए बहुत सारा डिजास्टर्स हर जगह पे कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन खाने का कहीं प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे पास बफर स्टॉक है। याद होगा आपको कोरोना के समय भी हमारी स्थिति बहुत खराब थी। मतलब लोग काम नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, इनकम नहीं हो पा रहा है, फिर भी सरकार के पास इतना अनाज था कि पूरी दुनिया को बैठा के खिला सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक था। कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? कौन हम लोगों के लिए इतना काम करता है? चलिए बात करते हैं। बहुत पहले की बात है, हम लोगों के पास खाने की बहुत कमी थी, क्योंकि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने हमारे प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो कैश क्रॉप यूज करते थे। हमारी जमीनों पे सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना ही उनका मेन काम था। हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा भी अटेंशन पे नहीं करते थे ताकि हमारे जमीनों को सुधारा जा सके, हमारे फर्टिलिटी बढ़ाया जा सके ना, कुछ नहीं। बस उनको सिर्फ मतलब था रेवेन्यू से। और हमारे फार्मर्स ओल्ड मेथड का इस्तेमाल करते 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 जमीन को इनफर्टाइल कर देते। हमारा प्रोडक्शन बहुत स्लो था। आपने भी देखा होगा गांव में कि लोग बैलों का इस्तेमाल करते थे और हल का इस्तेमाल करते थे, और वही पुराना ट्रेडिशंस का इस्तेमाल से हम लोग क्या करते थे, क्रॉप्स को उगाते थे। पहले आपको बचपन में याद होगा, आप छोटे छोटे अमरूद खाते थे। और अमरूद के साथ क्या प्रॉब्लम था? थोड़ा कस्सा लगता था, उतना टेस्टी नहीं था। लोगों ने बोला कि भाई इसमें पल्प नहीं है, इसमें गुद्दा ज्यादा नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, वो बताते हैं। तो जो हमारे सोशल साइंस मतलब जो साइंटिस्ट हैं
लगभग उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया और इस तरीके का हाइब्रिड अमरूद लेकर आया। देखा होगा आपने, लगभग जो एकदम इतने बड़े वाला बहुत बड़ा अमरूद, हाफ केजी का अमरूद मिल जाता है, उसमें देखिए सिर्फ पल्प है। मैंगो में भी ऐसे ही किया गया, उसके सीड्स को छोटा किया गया। तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया जिसमें खाना को सुधारा गया ताकि लोगों के पास अवेलेबिलिटी हो जाए। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड मतलब क्या होता है कि वो उसको लोग अफोर्ड कर पाए, उसको खरीद पाए और सभी के यहां अवेलेबल हो, तभी वो चीज हो पाएगा। ये था फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मेन मतलब क्या था? फूड सिक्योरिटी का मेन मतलब होता है कैसे लोगों तक अनाज पहुंचाया जा सके। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्या होता है फूड सिक्योरिटी, लिखना क्या, लर्न तो करके लिखना नहीं है भाई, अपने से लिखना है। फूड सिक्योरिटी मतलब अवेलेबल, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू द फूड टू द पीपल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब हमेशा, ही नहीं कि तूफान आ गया खाना का पता नहीं, एक साल खाने नहीं मिला सब मर गया, ऐसा नहीं, हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए सरकार के पास। ऐसा क्यों जरूरत है? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। मतलब क्योंकि जो गरीब आदमी है उनके पास हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास खाने का कमी है। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग एक समय खाना खाते, अगले समय उसके पास खाना नहीं है, कहां से खाएंगे, खाना है ही नहीं उसके पास कुछ अनाज। बड़ा दिक्कत होता उन लोगों के पास कि कैसे वो चीजों को प्रोड्यूस कर पाए, कैसे लोगों के सामने ला कर दे। पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो फील द फूड सिक्योर। जो गरीबी के ऊपर है वो भी महंगा होने के कारण इनसिक्योर हो जाते थे कि कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे, बड़ा दिक्कत था उन लोगों के पास। फूड इनसिक्योर ग्रुप कौन कौन से थे? गांव में बात करें तो स्मॉल लैंडलेस लेबर है, गरीब किसान बेचारा, लोहार, सोनार कि फार्मर्स, ये लोग सब पूरा कर गरीब है। शहरों में बात करें जो कैजुअल वर्कर कर रहे हैं, जो आप देखे होंगे जो कैजुअल पे काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स और छोटे छोटे काम करने वाले लोग, गरीब लोग, इन लोगों को भी खाने का खतरा लगा रहता है। हंगर, भूख है लोगों के पास कि लोगों के पास खाना नहीं है, कैसे वो लोग खाएंगे। आजकल ये कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। आपको बात करेंगे ना पहले का, तो जिस समय हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी थे, 1965 की बात कर रहे हैं, हमारे पास अनाज नहीं था। पूरी दुनिया हम पे हंसती थी कि भारत एक ऐसा देश है जो एक मुट्ठी चावल अपने देश से नहीं निकाल सकता है। हम लोग इतने पुअर थे, हमारा टेक्नोलॉजी इतना खराब था कि अमेरिका से हम लोग को अनाज मंगाना पड़ता था, और अमेरिका तभी अनाज भेजता था जब हमारा अनाज खत्म हो जाता। कंडीशन इतनी खराब थी, सरकार ने तो घोषणा कर दिया कि घर के जितने मेल मेंबर हैं एक समय का खाना स्किप करते हैं। अब प्रधानमंत्री की भी हालत उतना अच्छा नहीं था, देश के रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। उसी समय हमारे यहां ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन एक नए कॉन्सेप्ट्स के आते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया जैसे पंजाब जैसे इलाके पे, उन सब रीजन्स पे क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। क्या था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन? अरे क्रांति नहीं है भाई, ये सिंपल से एक ऐसा रिफॉर्म हुआ फार्मिंग में जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा पे अगर मान लीजिए 10 दाना होता है आपके पास, कि 10 दाना हो रहा है और उतना ही हो रहा है, तो मान लीजिए एक क्रॉप जो लगा उसमें 10 दाना हुआ उस समय। लेकिन अब क्या किया, HYV सीड्स लाया गया जिसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। अब मान लीजिए किसी के पास 10 सीड होता होगा एक पौधे पे, तो लगभग उसके यहां अगर मान लीजिए 10 टन अगर चावल हो रहा है, तो अब आफ्टर HYV सीड्स मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा तो ये बदल गया, एक प्लांट से लगभग 50 दाने, मतलब 50 दाने उससे ग्रो हुए। मतलब जहां 10 होता था अब 50 होने लगा, तो हमारा 10 टन से उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 50 टन हो गया। अब सोचिए 50 टन प्रोडक्शन, 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। तो 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा तो 10 किलो में उसका काम नहीं चल रहा है, 30 किलो में चलेगा, और 20 किलो क्या करेगा, स्टोर कर देगा, किसी को बेच देगा। इससे मार्केट में अवेलेबिलिटी आएगी। अब किया क्या गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था, वाटर की इरिगेशन फैसिलिटी सुधारी गई, वो पंप लाया गया, बोरिंग किया गया, वहां से पानी निकाला गया,
और गांव में और अलग अलग इलाकों में जहां पर भी खेत था वहां पे कैनल्स बनाए गए, इरिगेशन का प्रॉपर फैसिलिटी दिया गया, इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी गई, बीज को सुधारा गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया। जो भारत की धरती कभी भी बाहर का फर्टिलाइजर नहीं लिया था, पहली बार फर्टिलाइजर को टेस्ट किया। बोला वाओ वेरी यम्मी, मजा आया बॉस, एक नंबर है भाई, एक नंबर। अब जैसे ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, फर्टिलाइजर मोर फर्टिलाइजर, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, खूब क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है और हम लोग के पास बफर स्टॉक बनने लगा। हमारे पास एक गवर्नमेंट बॉडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, सभी अनाजों को स्टोर करना शुरू किया, बफर स्टॉक बनाया। हम लोगों ने सभी जगहों पे एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया, उनको फाइनेंशियली असेसमेंट दिया गया, ट्रैक्टर दिए गए, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया गया और हमने ये अचीव कर लिया कि हम लोग कभी भी फूड सिक्योरिटी के चलते प्रॉब्लम ना हो, खाने की कमी ना हो, लोग भूखे ना सोएं। इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, देखिएगा, पीपल एक क्रॉनिक हंगर होता है, क्रॉनिक हंगर जो मतलब वेरी लो इनकम, जिनका इनकम क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, जिनका इनकम बहुत ही लो है उनके कारण प्रॉब्लम होता है, जिनके पास खाने का कुछ नहीं होता इसके कारण तो लो इनकम है, एंड फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम, जिनके पास इनकम, कुछ सीजनल हंगर होते हैं, सीजनल मतलब कुछ ही सीजन में खाली भूखे रहेंगे, जब कुछ काम नहीं, बरसात का दिन में कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा, घर में बैठे तो 2-4 दिन 5 दिन भूखे रहना पड़ेगा उनको। इन द अर्बन एरियाज बात करें, सीजनल हंगर भी आपको मिलेंगे, वहां पे कुछ काम के चलते, बरसात में काम नहीं मिल रहा है इसके चलते। तो सेल्फ सफिशिएंट क्यों, ताकि हमारा पॉपुलेशन को पूरा का पूरा हो सके, खाना मिल सके, कभी ड्राउट आ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए तो हम लड़ पाए, हम लोग कभी भी चीजों को जो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करना पड़े, है ना, और हम लोग प्राइस पे भी कंट्रोल कर पाए कि जो हमारा प्राइस है उसको सुधार पाए, प्रॉपर प्राइस मिले हमको। ऐसा नहीं कि जब ड्राउट आ गया तो चावल का दाम 5 गुना 10 गुना महंगा होगा, फिर तो कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना, फिर अफोर्ड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब ना, उसके लिए बफर स्टॉक बनाया गया, चावल को, गेहूं को, उसको रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछता है फुल फॉर्म ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है चैप्टर्स में, चैप्टर में देखते हैं एफसीआई परचेज कर लेता है। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक बच्चा है, एक किसान है, इसने क्या किया, राइस उगाया 100 टन, और जब 100 टन उगा लिया तब पता चला कि 10 रुपए किलो बिकेगा, तब तो नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि 20 रुपए था, ज्यादा होने के कारण 10 रुपए हो गया। इससे किसान क्या नहीं करेगा, अगले बार राइस उगाएगा नहीं। इसलिए सरकार क्या करती है, एक प्राइस लाती है, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। क्या है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस? किसानों को अनाज उगाने से पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट पर सरकार आपसे अनाज खरीदेगी। सोइंग करते समय, मतलब उसको जब आप बो रहे हैं तभी प्राइस दे दिया, चाहे वो कितना भी होगे सरकार उसको बफर खरीदेगी, खरीदे अपने पास रखेगी, आपको नुकसान नहीं होगा। एक प्राइस फिक्स कर देती है जिससे किसान आराम से उसको ले जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, वो बेचते हैं और उसको एफसीआई क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। द ग्रेन स्टोर बफर स्टॉक में स्टोर किया जाता है, जहां पर भी कमी होती है वहां पर उसको इशू प्राइस में, इशू प्राइस मतलब क्या, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। याद है जब 2024 में आप जगह जगह पे देखते थे गाड़ी लग जाता था और गाड़ी पे सस्ते दरों पे दाल, आटा, कौन कौन देखा था बताइए? अरे बताइए ना हमारे कमेंट सेक्शन में, कोई देखा था? एक वो गाड़ी जैसा रहता था, वहां पे थोड़े कम दाम में 40 रुपए या कुछ कम प्राइस पे चना दाल, चावल, आटा मिलता था। वही इशू प्राइस है, इशू प्राइस पे लोगों को अनाज मिलता था। पीडीएस शॉप तो है ही, लेकिन वहां भी सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी आपको सब्सिडी नहीं पता? अरे मैया सम्मान योजना सब्सिडी तो है, मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन योजना, ऐसी चीज जिसमें सरकार आपको कुछ अलावेंस दे देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। उसी तरीके का एक सब्सिडी, सब्सिडी इज द पेमेंट दैट इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार मेक टू द प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इट कीप द कंज्यूमर प्राइस लो व्हाइल मेंटेनिंग द हाई इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स। ये सब्सिडी एक ऐसा चीज होती है जहां पर किसी भी चीज का प्राइस जो होता है वो सरकार क्या करता है, कम लेता है आपसे,
कम पैसा लेगा और आपको वो चीज दे देगा, जाओ कम में ही ले लो। तो सब्सिडी आपको प्रोवाइड किया ताकि आप उसको खरीद सके। याद कीजिए ना, जब पहली बार 2020-21 में इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे पास आई थी, सरकार ने बोला हम उसको टैक्स से नहीं लेंगे, जाओ टैक्स नहीं लिया तो 10,000 5,000 स्कूटी कम हो गया प्राइस, सबको खरीदना शुरू कर दिया। उसका सब्सिडी मिला, जब बिकने लगा फिर सरकार ने वापस से टैक्स उसके ऊपर लगा दिया। तो सब्सिडी यही है, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए यह लगाया जाता है। राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940s। अगर ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ, बहुत पहले हमारे यहाँ बंगाल में और बहुत सारे जगहों पे फैमीन आ जाता था। तो फैमीन से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, राशनिंग शुरू की। राशनिंग मतलब गांव-गांव में जाकर चावल बांटना, जहां पर भी ड्राउट आ गया, सूखा आ गया। अब देखिए ना, कहीं कहीं पे सूखा है, पंजाब में आया, अब सरकार क्या किया, पंजाब में ऊपर से हेलीकॉप्टर से खाने का अनाज बोरा फेंक रही है, 5-5 किलो का चावल आटा ऐसा ग्रुप बना बनाकर भेज दे ताकि लोग खाए पिए आराम से रहें। बहुत सारी चीजें। यहां पर एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द फूड ग्रेन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम। तो पीडीएस सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम, अरे राशन कार्ड भाई, राशन कार्ड राशन दुकान में नहीं लेके जाते इतना बड़ा कार्ड, और वो क्या करता है 10 किलो 15 किलो चावल दे देता है, 35 किलो भी किसी किसी को देता है, वही तो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन कार्ड जिसको बोलते हैं वही है, और क्या है, कुछ ज्यादा थोड़ी है। लगभग 5.5 लाख राशन शॉप हमारे पूरे कंट्री में है जो फेयर प्राइस शॉप से जाने जाते हैं। फेयर मतलब जो कम दरों पे लोगों को अनाज दे, दैट इज कॉल्ड द फेयर प्राइस शॉप। यहाँ पे कार्ड कितने तरीके का होता है, एक होता है देखिए यहाँ पे अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। अंत्योदय मतलब पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो एकदम गरीब है। कौन होता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यहां पे तो जो एकदम गरीब है। लेकिन अगर हम बात करें तो गरीब लोगों के घर पे जो महिलाएं हैं, जो ओल्ड मैन है, वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर। क्योंकि एक आदमी मान लीजिए कि किन्हीं के घर पे जो ओल्ड एज में उनके दादा दादी हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, क्योंकि पैसा तो पापा कमाते हैं, मम्मी को भी पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो मम्मी भी पुअर है, सिस्टर भी पुअर है और दादा दादी भी पुअर है, तो वहां पे सिर्फ पापा के पास पैसा है, ऐसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो एकदम गरीब है उनको यहां पे बताया गया पुअरेस्ट ऑफ पुअर। आपको पॉवर्टी में जरूर क्वेश्चन पूछता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर कौन है, तो गरीब लोगों के घर पे जो महिलाएं हैं और जो ऐसे डिपेंडेंट लोग, जैसे आप लोग भी तो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट ही है ना, तो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट आप लोग भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं। बीपीएल कार्ड जिनका पॉवर्टी लाइन से बिलो, और एपीएल कार्ड बाकी सब लोगों के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, जिसमें मैक्सिमम लोगों को चावल देना है, गेहूं देना है, ताकि उन लोगों को खाने की कोई कमी ना हो। इन सब चीजों के लिए किया गया। बाद में कोऑपरेटिव्स आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कॉपरेशन करके, कॉपरेशन मतलब अमूल आया है, सुधा डेयरी है, मेधा डेयरी है, ये सब ऐसी डेयरीज है जो कॉपरेशन से चलती हैं, साथ में चलती। बहुत सारे किसानों को बोला कि तुम अपना दूध हमको दे दो, हम उसको एक जगह बेच देंगे, और उसका प्रॉफिट उसके साथ शेयर कर ले रहा है। तो ये भी क्या है, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है। जैसे हमारे पास इतना समझिए कि मिल्क प्रोडक्ट रखा हुआ, कहां से आया, वो स्टोर करके दे रहा है तभी ना, तो ये सब फायदा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। समझे, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। बहुत सारी एनजीओ इस तरीके पे काम करती हैं। बफर स्टॉक है हमारे पास, बफर स्टॉक मतलब जो अनाज बच गया वो, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत में फूड सिक्योरिटी हो रहा है। यहां पे देखिए क्या होता है, ये किसान है, ये देखिए किसान है, किसान क्या करता है, अनाज ग्रो करता है, अब वो एमएसपी पे इसको सामान अपना पूरा क्या कर देता है, बेच देता है। एमएसपी मतलब क्या, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अरे लाइक तो कीजिए, हेलो लाइक कीजिए। और देखिए यहां पे एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ग्रेन वो यहां पर दे देती है, और यहां पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरा ग्रेन को स्टोर करके रख लेता है। यहां पे क्या होता है, जो भी ये पैसा हुआ, ये कौन देगा पैसा, ये पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा इसको दे देगा। और जब भी कहीं पे भी जरूरत होगा, स्टेट्स में कुछ भी कहीं पे भी खाने का जरूरत होगा, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेल्प से वहां पे अनाज को भेजा जाएगा। और हम कहां से खरीदेंगे, फेयर प्राइस शॉप से, राशन दुकान से। हिंदी में बोलो भाई, राशन दुकान, राशन शॉप से हम लोग क्या कर देंगे, कम दाम पर चावल, गेहूं, आटा, दाल, साड़ी धोती भी ना मिला है क्या किसी को, साड़ी और धोती, साड़ी धोती भी मिलता है। इन सब चीजों से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
आगे देखेंगे, ये देखिए अनाज है, ये दिखाया गया है कि हमारा प्रोस्पेरिटी है, अच्छा अनाज ग्रो होता है, धान ग्रो हुआ है। और देखिए फूड सिक्योरिटी किसके कारण हम लोग देखते, तो यहां पे देखिए एक फ्लो चार्ट बताया गया है। जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, अनएम्प्लॉयड जब रोजगार नहीं मिल पाएगा उनको, उनके पास हेल्थ केयर का बहुत खर्चा होगा, तो जो कमा रहे हैं पूरा, पढ़े थे ना पॉवर्टी चैप्टर में, क्या आपने पॉवर्टी चैप्टर अभी तक नहीं देखा? अरे जाकर देखिए ना, लिंक पे है ना पॉवर्टी चैप्टर, पहले पॉवर्टी चैप्टर पढ़ के आइए और उसके बाद इसको देखना है। लेकिन फिर भी देखिएगा, उसमें मैंने बताया था हेल्थ केयर फैसिलिटीज के कारण अगर उनके पास बहुत ज्यादा खर्चा है किसी के इलाज में, तब भी वो गरीब हो जाते हैं और खाने की कमी, प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है, स्टॉक नहीं है, प्रोडक्शंस नहीं बढ़ रहा अच्छे से। उसके बाद अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा, कहीं से बाहर से कुछ सामान आने नहीं दिया जाएगा, जैसे कहां है आपका नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग यूंग, बहुत सारी चीजों को वो रोक के रखा कि हम नहीं आने देंगे और तुम्हारे यहां जाने नहीं देंगे, तो कहां से मिलेगा उनको? उनको ही प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, ट्रक नहीं है, रास्ता नहीं है, तो वहां पे अनाज नहीं पहुंच पाता है। फूड का प्राइस बहुत महंगा है तो भी लोग खाना नहीं खाते, बहुत महंगा होने के कारण, या फिर लोगों का इनकम बहुत कम है तब भी ऐसा प्रॉब्लम मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द काउजेज ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो इनमें से आप कोई भी आंसर को, कोई भी 4 आंसर को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लगभग हमने सब कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी का क्या कारण है, फूड सिक्योरिटी क्यों आता है, फूड सिक्योरिटी को खत्म कैसे किया जा सकता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, और हमने क्या पढ़ा इसमें कि बफर स्टॉक क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फेयर प्राइस शॉप क्या है, और यही सब हमने चैप्टर में पढ़ा। अब ये कौन है कमेंट में बताइए, क्योंकि अगले क्लास हम लोग मिलेंगे इनके साथ। और ये है कौन मुझे तो नहीं पता, कोई जानता है क्या? कोई तो बताओ। अरे बफर स्टॉक में पढ़े हैं ना, तो बताइए ये हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं कोई? प्लीज आपका वेट करेंगे कमेंट में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और जरूर बताइए कौन है ये। तब तक के लिए गुड बाय।